साहित्य उपवन रचनाकार मंच का प्रथम वार्षिकोत्सव एवं हौसलों के हमसफर पुस्तक लोकार्पण संपन्न। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 रविवार को दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान के विशाल सभागार में साहित्य उपवन रचनाकार मंच ने अपना प्रथम वार्षिकोत्सव भव्य आयोजन के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत आमंत्रित देवतुल्य अतिथियों के बैठने के साथ दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 80 से भी अधिक रचनाकार, दूसरे राज्यों के साहित्यिक मंचों के संस्थापक अध्यक्ष व श्रोता इस कार्यक्रम के साक्षी बने। तत्पश्चात कुसुम ने मधुर सरस्वती वंदना से मां का आह्वान किया। साहित्य में रहे आचार्य हो पावन प्रभामय, तमस से बचते रहे। आचार्य हो पावन प्रभामय, तमस से बचते रहे। श्री गणेशाय नमः। और अब शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में मैं अपनी सरस्वती वंदना निवेदित करती हूँ। हे शक्दे माँ हंस वाहिनी माँ, तुझको नमन पावन नमन है मंच मंचासीन सब विद्वत गुणी जन को, नमन करके उपस्थित सब गिरा के सुभक्तन को, नमन करके उपस्थित सब गिरा के सुभक्तन को। शीश झुकाकर करूं आपका वंदन अभिनंदन, शीश झुकाकर करूं आपका वंदन अभिनंदन। स्वागत स्वागत शुभ शुभ स्वागत उपवन में श्रीमन, स्वागत स्वागत शुभ शुभ स्वागत उपवन में श्रीमन। धन्य हुए हमने हमारा जो स्वीकार किया, धन्य हुए हमने हमारा जो स्वीकार किया। आप पधारे अनुपम हम पर है उपकार किया, आप पधारे अनुपम हम पर है उपकार किया। चरण कमल तव छूकर उपवन, चरण कमल तव छूकर उपवन आज हुआ पावन। स्वागत 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 उपवन में श्रीमन, स्वागत स्वागत शुभ शुभ स्वागत उपवन में। इस शुभ अवसर पर मंच के द्वारा पद्मश्री प्राप्त 10 विभूतियों पर 73 रचनाकारों के द्वारा सृजित विभिन्न विधाओं की रचनाओं का संकलन, हौसलों के हमसफर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मंचासीन प्रबुद्ध अतिथियों को पगड़ी, मोती एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों के हाथों पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सविता चड्ढा जी, विश्वस्तरीय लेखिका, साहित्यकार का सानिध्य आशीष प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों द्वारा स्नेहपूर्ण आशीर्वाद। संचालन में रचनाकारों को मंचासीन अतिथियों के द्वारा पगड़ी, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। अंत में कार्यकारिणी तथा हौसलों के हमसफर के समीक्षकों, संचालकों का सम्मान गणमान्य अतिथियों के करकमलों से किया गया। सभागार में जितने भी श्रोता जुड़े दर्शक जुड़े हुए थे, सबका सम्मान पगड़ी तथा मुक्तामाल से किया गया। आधुनिक होते जा रहे हैं कि हमने अपना जो हमारा अतिथि कक्ष है उसको तो ड्राइंग रूम बना दिया, और उस ड्राइंग रूम में पत्रिकाएं, अखबार, पुस्तकें, बाल कथाएं, बाल कहानियाँ, सविता जी की पुस्तकें, ये सब नज़ारत है। अब जब नहीं होंगी तो साहित्यकार कैसे, मतलब बच्चे में साहित्य के संस्कार और बच्चे में अगर साहित्य के संस्कार नहीं है, सृजन के संस्कार नहीं है, कविता के संस्कार नहीं है, भाषा के संस्कार नहीं है,
अच्छा आदमी नहीं बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा ऑफिसर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, अच्छा आईएएस बन सकता है, अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। अगर अच्छा मनुष्य बनाना है तो हमें अपने बच्चे में साहित्य के संस्कार लाने होंगे, और ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। मैं बधाई देना चाहता हूँ रोज जी को, कुसुम जी को और आपकी पूरी समिति को, हमारे नंदन जी वहाँ से क्या आपका जो जी जी आप भगत सिंह जी, राणा जी, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देखिए दूर कितना आप चल के आए हैं, दिल्ली की इस धरती पर आप चल के आए हैं, साहित्य के लिए आए हैं। बहुत अभिनंदनीय है आप सब लोग, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और अब क्योंकि एक पहाड़ी राग होता है और उसका जब व्यक्ति बोलता है तो पहाड़ी एक राग होता है, जब वो कंठ में बैठता है तो ये समझ लीजिए कि शव में भी जान डाल देता है, इतनी संवेदनशीलता उसकी होती है। तो मैंने भी प्रयोग किया है उसका, मैंने संस्कृत में उसका प्रयोग किया है, संस्कृत में, और वो भी व्याकरण में। हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, संस्कृत के कई शिक्षक जानते होंगे कि संस्कृत का व्याकरण पढ़ाने का मतलब ही वो एक चला ही रखा है, फलम फले फलानी संस्कृत कभी नहीं आनी, वो चला ही दिया। और तो मैंने वहाँ प्रयोग किया उस पहाड़ी राग का, कभी बार सुनिए आप। तो क्या प्रयोग किया देखिए, आप सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं सुना रहा हूँ, कुसुम जी समय है, रोज साहब ज़्यादा समय तो नहीं। तो वो मैंने वो जो वर्णों के कंठ वो होते स्थान, उस पर उस राग का प्रयोग किया। आप सुनिए और आपको भी अच्छा लगेगा। शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्याः, शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्या, आ क ख ग ग ग हेति कंठ स्थानीया, आ क ख ग ग ग हेति कंठ स्थानीया, ई च छ ज झ यो शया तालु स्थानीया, ई च छ ज झ यो शया तालु स्थानीया, री ट ठ ड ढ ड़ शरा मूर्ध स्थानीया, री ट ठ ड ढ ड़ शरा मूर्ध स्थानीया, री तथ द ध न सया दंत स्थानीया, री तथ द ध न सया दंत स्थानीया, ऊ प फ ब भ म वर्णा ओष्ठ, प फ ब भ म वर्णा ओष्ठ स्थानीया। अनुग्रहित हूँ ज्ञान की देवी माँ बागेश्वरी, जिनकी आज इस समारोह में कृपा वृष्टि हो रही है। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आत्मीयता एवं शालीनता की प्रतिमूर्ति आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर चड्डा जी, विशिष्ट अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो सेवा, कर्म और सौंदर्य के पक्षधर हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए कि ये वक्त काटने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। आभार व्यक्त करता हूँ अपने पदाधिकारियों के प्रति, भाई कुमार रोहित रोज जी के प्रति, जिन्होंने मुझे आज का ये अवसर प्रदान किया। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। इस सभागार में आसीन प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए सुदूर प्रांतों से पधारे मेरे रचनाकार भाइयों एवं बहनों, मैं इन शब्दों के साथ आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ कि शुक्रिया, शुक्रिया, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया,
आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जन्नत अधूरे रहते, वरना ये महफिले जन्नत अधूरे रहते। बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हुए हैं। बिहार का प्रतिनिधित्व है, हरियाणा का प्रतिनिधित्व है। हमारे विनोद वर्मा, दुर्गेश जी, डॉक्टर दबीना, अमर ठकराल जी, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, महाराष्ट्र से हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। बंधुओं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत तो एक सनातन यात्रा का नाम है। भारत तो अमृत पथ का नाम है, जो अनंत तक फैला हुआ है। इसी कारण हमने कभी भारत का इतिहास नहीं लिखा, सदैव चिरंतन की साधना की। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई चकोर चांद को अपलक दृष्टि से निहारता रहता है। आज की विषम परिस्थितियों में जब इतिहास लिखना और बताना आवश्यक हो गया, तब उस अनंत यात्रा का एक यात्री, एक छोटा सा यात्री बना आप सभी का, मेरा हृदयांश कुमार रोहित रोज, जो इस संस्था के संस्थापक हैं। आपने संकल्प लिया कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं, जो सो गए हैं उन्हें जगा दूं। इस भाव को लेकर के आपने साहित्य उपवन रचनाकार मंच की पाठशाला को निर्मित किया। धीरे धीरे आपके नेतृत्व में श्रीमती कुसुमलता कुसुम, श्रीमती संगीता मिश्रा, श्रीमती सुधा बसोर सौम्या जी, श्री आर.डी. गौतम जैसे हजारों, मैं भी उसमें शामिल हूं, इन हजारों रचनाकार भाई बहनों ने समर्पित भाव से इस संस्था से जुड़ते चले गए। मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्था को जब मैं देखता हूं तो मुझे मजरू सुल्तानपुरी साहब की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं, और जो इस संस्था पर सार्थक प्रतीत होती हैं कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बंधुओं, मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि साहित्य उपवन रचनाकार मंच पर इस संस्था में जुनून, हौसला और अनुभव की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। आप कहेंगे जुनून, हौसला और अनुभव। जुनून क्या है? जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जुनून हो, हौसला हो,
अनुभव हो, यही गुण और वृत्तियां मनुष्य को महान बनाया करती हैं। इसी भाव का अनुसरण करना, आत्मसात करना एवं भावी पीढ़ी को प्रेरित करना हौसलों के हमसफर पुस्तक लोकार्पण समारोह का मुख्य लक्ष्य है। पुस्तक लोकार्पित हो गई, हम सभी प्रफुल्लित हुए। इसमें संग्रहित जिन पद्मश्री प्राप्त किरदारों पर रचनाकारों ने सृजन किया है, ये ऐसे किरदार थे जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक थी, इरादों में हौसलों की मिठास थी, नियत में सच्चाई का साथ था। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो दशरथ माझी हों या तुलसी गौड़ा, शब्बीर सैयद हों या उषा चावमर, इस पुस्तक में संग्रहित सभी किरदारों की जिंदगी संघर्ष के साथ कांटों में लिप्त महकते गुलाब जैसी थी, जिसकी सुगंध से संपूर्ण संसार, संपूर्ण समाज सुवासित हो गया। यकीनन ये किरदार अपने आचरण व कार्य कौशल से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें सिखाते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर क्षमता है, यदि मनुष्य ठान ले तो तारों को भी गगन से तोड़कर ला सकता है। अगर मनुष्य ठान ले तो वह तूफानों का मुख भी मोड़ सकता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है जो ये मनुष्य न कर सके। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। साहित्य उपवन रचनाकार मंच के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हौसलों के हमसफर कृति का प्रकाशन एक ठोस, रचनात्मक और महनीय कार्य है, जो संस्थापक कुमार रोहित रोज के कुशल नेतृत्व में ही हो सकता था। साहित्यकार डॉक्टर चेतन आनंद जी के देव प्रभा प्रकाशन से ही प्रकाशित हो सकता था। श्रीमती कुसुमलता कुसुम जी की प्रूव रीडिंग से हो सकता था। देखिए, प्रूव रीडिंग आसान काम नहीं है। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रूव रीडिंग से ही जो है वो खराब हो गई। तो ये कार्य आसान नहीं है, कितनी मेहनत की होगी उससे ये संभव हुआ, और यहीं पर ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मैंने आर.डी. गौतम विनम्र जी को की जो भाग दौड़ थी, दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद तक मोटरसाइकिल से आना, 6-7 दिन जो है वो इस हॉल की परमिशन लेना, ये आसान कार्य नहीं है। तो कितनी मेहनत के पश्चात ये कार्य जो है वो सफल हुआ है। इस लोकार्पण पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ इस समीक्षा के साथ। ये हौसलों की किताब है, ये हौसलों की किताब है, उठा जिसका आज हिजाब है। पर्दा। ये हौसलों की किताब है, उठा जिसका आज हिजाब है। भरोसा रखो बोलेंगे सब, भरोसा रखो बोलेंगे सब, ये किताब तो नायाब है।
ये हौसलों की किताब है, उठा जिसका आज हिसाब है। भरोसा रखो बोलेंगे सब, ये किताब तो नायाब है, ये किताब तो नायाब है। मैं चाहता हूँ कि इस संस्था को अनमोल उपहार देता रहूं, लेकिन मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि एक दुआ मांगते हैं, एक दुआ मांगते हैं अपने रब से, एक दुआ मांगते हैं अपने रब से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। चाहता हूँ आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हों आपकी, सब हसरतें पूरी हों आपकी, और आप मुस्कराएं दिलो जान से, और आप मुस्कराएं दिलो समारोह जान में मैं मंच पर विराजमान सभी मेरे विद्वत अग्रज और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और जितने मेरे सामने लोग बैठे हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी रचनाकार हैं, और जहाँ कुसुम जी संचालन कर रही हों, रोहित रोज जी उसका संयोजन कर रहे हों, और पूरी टीम साथ में लगी हो, तो निश्चित रूप से उपवन को खिलना ही है, और वह खिलकर बिल्कुल सामने आ रहा है। आप सभी लोग प्रत्येक राज्य से हमारे बीच में आए हैं। उत्तराखंड के मेरे लगता है प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा है, रचनाकार ज़्यादा है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हौसलों के हमसफ़र पुस्तक के बारे में बोलूं तो उससे पहले एक अनुभव की बात बताता हूं। आदरणीय बहुत दिनों बाद मिलते तो होता है ऐसा, लेकिन मैं भी बहुत दिनों बाद पहली बार मिल रहा हूं। तो मैं हमेशा एक अनुभव की बात मैं बताना चाहता हूं कि हौसलों के हमसफ़र जो शीर्षक है इस पुस्तक का, वो बहुत ही उपयुक्त है, और हौसलों का बहुत महत्व है अपने जीवन में और समाज में। तो मैं हमेशा एक अनुभव की बात कहता हूँ आदरणीय, कि जहाँ हौसले होते हैं ना, वहाँ भाव होते हैं, जहाँ भाव होते हैं वहाँ सार्थकता होती है, जहाँ सार्थकता होती है वहाँ सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ तथ्य होता है, और जहाँ तथ्य होता है वहाँ दस्तावेज होते हैं, जहाँ दस्तावेज होते हैं साथियों वहाँ इतिहास निश्चित रूप से बनता है। यानी आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है, और हौसलों के हमसफ़र हम सभी रचनाकार हैं, हम इतिहास के हमसफ़र हैं, हौसलों के हमसफ़र हैं। मैं सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस पुस्तक का जब मेरे पास प्रकाशन के लिए आई इसकी पांडुलिपि, तो इसको जब मैंने पढ़ा तो देखा कि प्रत्येक छंद में लिखने का प्रयास किया है। गज़लें कही हैं बहुत अच्छी हैं, और गीत कहा है, मुक्तक कहे हैं, और छंदों में भी अपनी बात कही है, और 10 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्वों पर आधारित ये पूरी पुस्तक है, पूरा साझा काव्य संग्रह है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि एक संकल्पबद्ध होकर एक बहुत बड़ा साहित्यिक यज्ञ आपने किया है, जो निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, और शुभकामनाओं को मैं इस तरह से कहने का प्रयास करता हूं क्योंकि कवि हूं मूलतः, तो बात कविताओं में ज़्यादा कहता हूं। 2 मिनट का समय लूँगा आप सभी का, आपका विशेष ध्यान चाहते हुए, कि कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है, सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं, नहीं कहीं भी रोशनी अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो,
मगर सभी को प्यार का पीयूष तू पिलाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला। दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां, चले छुरे छुरे बुरे दुनालियों से गोलियां। मगर न मन तू हारना, हम रचनाकार हैं, मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना। बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। सभी को बहुत शुभकामना देता हूँ। चलते चलते 4 पंक्तियाँ सभी कलाकारों की ओर से कहता हूँ कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम रचनाकार हैं बहुत बड़े, कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह। अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। साहित्यकारों का हम सत्कार करें। और सप्ता दीदी के लिए, सभी मंचासीन लोगों के लिए, तुमसे मिलकर यूं लगा मेरे यार, तुमसे मिलकर यूं लगा मेरे यार, तुम मुझ में मैं तुझ में मेरे यार। जैसे हर लेखक की रचना को पढ़कर हमें लगता है कि ये हमारी ही है। अब एक छोटी सी रचना आपको सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुक्त विचरण के लिए न कोई भवन चाहिए, मुक्त विचरण के लिए न कोई गगन चाहिए, आप आए सही सपनों में ही मिलन चाहिए। मुक्त विचरण के लिए न कोई गगन चाहिए, आप आए सही सपनों में ही मिलन चाहिए। एक रात हो ऐसी अनोखी सुनहरी सी, एक रात हो ऐसी अनोखी सुनहरी सी, आ जाए नींद पलकों में नेह की लगन चाहिए। आपसे नेह की व्याख्या के लिए, आपसे नेह की व्याख्या के लिए, आपके दिल का कोरा भवन चाहिए। लिख सकूं मन की प्रीत नेह लिए, स्याही बना भर लूं लहू, एक ऐसी कलम चाहिए। प्रेम समर्पण का पर्याय यही है, एक दूसरे के दिल में लगन चाहिए। पा लेंगे मंजिल हम सभी पता है, पा लेंगे मंजिल हम सभी पता है, प्रयत्नशील रहकर परिश्रम चाहिए। समझ सकें एक दूसरे को परख कर, ऐसा संयोग मनयोग मिलन चाहिए। मुक्त विचरण के लिए न कोई गगन चाहिए। और ये रचना आज की ही लिखी है और मैं उस डायरी या मोबाइल का सहारा नहीं लेती, इसलिए ऐसा है। और एक पंक्ति और सुनाना चाहूँगी। हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान बिखरने नहीं दूंगी, माँ भारती की कसम अरी को संवरने नहीं। पूरे साहित्य उपवन मंच को इन 4 पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साहित्य सृजन के वास्ते निर्मित हुआ ये उपवन, जहाँ नई नई विधा में नित्य रचना के खिलते विविध सुमन, वर्ष भर की उपलब्धियों पर आज हम कर रहे चिंतन मनन, हौसलों के हम सफ़र पुस्तक से प्रमुदित है सबका मन। देती हूँ मंगल कामनाएं, फले फूले ये साहित्य चमन, भारत के कोने कोने से आए रचनाकारों को मेरा लोगों को देख देख कर अब कुछ लिखने लगा हूँ, कुछ रचनाएं लिखने लगा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी लिखी हुई स्वयं की, अब तक मैं सभी की चंद लाइनें पढ़ता था, तो वो आप सुने अब। और ये रचना भी हमारे साहित्य उपवन से जुड़ी हुई है। जब उपवन है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो हमारा पूरा संसार है, और वृक्षों से बनके जो हमारा बाग बनता है, बागवान बनता है, उन्हीं में से चंद लाइनें मैंने ली हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, पता नहीं फिर आपको समझ में आए या ना आए। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि मंच संचालिका बहुत ही खूबसूरती से आपसे
तालियां बजवा रही हैं और आपके लिए नहीं बजवा रही। एक बार अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए। रोज हवा देते हैं पेड़, मैंने उपवन से ही लिया है डॉक्टर साहब। रोज हवा देते हैं पेड़, साफ फजा देते हैं पेड़। रोज हवा देते हैं पेड़, साफ फजा देते हैं पेड़। हम माने या ना माने, हम माने या ना माने, हमको दवा देते हैं पेड़। पेड़ के नीचे बैठे तो, पेड़ के नीचे बैठे तो, पेड़ के नीचे बैठे तो रोग मिटा देते हैं पेड़। ये तो काम नहीं है अच्छा, ये तो काम नहीं है अच्छा, लोग कटा देते हैं पेड़। पेड़ पर पत्थर मारो तो, पेड़ पे पत्थर मारो तो फल मीठा देते हैं पेड़। पेड़ पे पत्थर मारो तो फल मीठा देते हैं पेड़। ये मत कहना ओम कभी, ये मत कहना ओम कभी, हमको क्या देते हैं पेड़। का प्रकाशन है, जिसके जो हमारा प्रकाशन आज थोड़ा कभी कभी हम लोग इस पे विचार करते हैं, पुस्तकें बिकती नहीं, तो मुझे लगता है कि ये हौसलों का हमसफ़र, ये पुस्तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसको हम किस तरह से पहुंचाएंगे, ये मुझे लगता है हौसलों के हमसफ़र के जो सारे साथी हैं इस पर जरूर विचार करेंगे। एक मेरे मन में ये विचार आया था। और एक अभी सब लोगों ने अपनी अपनी कुछ कविता की बातें की हैं, तो मेरा मन भी हो रहा है कि मैं भी कुछ सुना। मुझे अपनी मनपसंद जो एक मैं हमेशा 3-4 लाइनें हैं, मैं हमेशा वो पढ़ती हूँ, तो मैं मन से वो निवेदन करती हूँ कि सुनिए कि तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा। और एक गज़ल पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं बहुत सारी शुभकामनाएं उनको भी देना चाहती हूँ जो रचनाकार पूरे देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं। काश आप सब लोग, वैसे मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी आप अगर कोई आना चाहे तो मेरे घर में आपका स्वागत है। हम ज़्यादा कुछ नहीं तो हम जलपान चाय पानी पी सकते हैं और उसके लिए आप कुसुम जी से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी दूर से आने वाले इतने साहित्यकार जो आए हैं, अगर आपके पास समय हो और आप यहाँ रहें तो आपका स्वागत है। आप कभी भी कुसुम जी को लेकर मेरे घर आ सकते हैं। अब मैं अपनी एक गज़ल पढ़ती हूँ, मेरी बहुत प्रिय गज़ल है। 2-4 लोगों ने सुनी है, लेकिन आप सब बाहर से आए हैं तो आपके सामने रखती हूँ। गम से लड़ना बहुत ज़रूरी है, खुल के हंसना बहुत ज़रूरी है, तुझको पानी है अपनी मंजिल तो तेरा चलना बहुत ज़रूरी है, तेरा चलना। ये पंक्तियाँ मैंने अपने लिए लिखी थी। मेरी एक मित्र हैं पंजाब नेशनल बैंक से, अलका सोपती जी, मैं यहाँ विराजमान है। मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं। मित्रों, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करती थी और मुझे 2007 में कैंसर ने जकड़ लिया, और तभी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की इंचार्ज थी और मैं वहीं थी, तो इन्होंने उस समय मेरी काफ़ी सहायता भी की। तो आज ये पंक्तियाँ मैं आप ही को समर्पित करती हूँ, सुनिए। दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, धीर धरना बहुत ज़रूरी है, धीर धरना। राह कांटों भरी है जीवन की, खार चुनना बहुत ज़रूरी है, खार चुनना।
और देखिए हम सब लोग कवि हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो लोग कविता लिखते हैं उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है, तभी वो कविता लिख सकते हैं। बट जी एक बार मैं मंत्रालय में काम करती थी तो मुझे एक साहित्यकार मिले। वो उन्होंने बहुत सारी विधाओं में, व्यंग में, कहानी में, सब में लिखा था। तो वो मुझे पूछते हैं कि सविता तुम कविता कैसे लिख लेती हो, मैं आज तक कविता नहीं लिख पाया। तो मित्रों, कविता जो है ऐसे नहीं लिखी जाती, ऊपर से आशीर्वाद होता है तभी वो कविता का जन्म होता है। तो आप सब कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ और ईश्वर को आशीर्वाद आपको जो मिला है उसके लिए भगवान के प्रति भी आभार करती हूँ। और अगली पंक्तियाँ देखिए। दिल ने पीड़ा को प्रेम से पाला, गीत बनना बहुत जरूरी है, गीत बनना। थम गया दिल तो मौत लाजिम है, गीत दिल धड़कना बहुत जरूरी है, दिल अगली पंक्तियाँ देखिए। ये शायद इसी 2 पंक्तियों के लिए मेरी पूरी रचना का जन्म हुआ। भक्ति देखिए। चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, बात करना बहुत जरूरी है, बात करना। और इस गज़ल की अंतिम पंक्तियाँ देखिए। तेरी यादों में खोई है सविता, तेरी यादों में खोई है सविता, तेरा मिलना बहुत जरूरी है। इस समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। इस किताब में बहुत से नाम ऐसे हैं जो सीधे मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उन व्यक्तियों को जो सीधे मुझसे जुड़े हुए थे, मैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इस अधिवेशन में आना चाहता था। और मुझे खुशी है कि वो व्यक्ति जो आए हैं उनको देख करके मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए थे। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं अपने शिष्यों को हौसला अफजाई करूं, क्योंकि हौसले की उड़ान थी। मैंने 2 व्यक्तियों के नाम सुने हैं। अष्टावक्र जी, जिन्होंने गर्भावस्था में पूरा वेद और शास्त्र पढ़ लिया था अपने पिता के यज्ञ करते समय। और दूसरे अभिमन्यु, जिन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी गर्भशास्त्र। ये संस्था 1 साल की बच्ची है, शिशु है, और इसने इस शिशु अवस्था में 1 साल की अवस्था में इतना शानदार आयोजन किया है कि लगता है इन्होंने गर्भावस्था में उनसे ज़्यादा सीख लिया। मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ। इस किताब के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 88 रचनाकार हैं और 10 पद्मश्री व्यक्तियों को याद किया गया है, जिनका तस्वीर पर डाला। ये पहली बार कोई पुस्तक सामने आई है जिसने गुमनाम पद्मश्री व्यक्तियों को सामने लाया, उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई। इसके लिए मैं सभी रचनाकारों को और इस पुस्तक को बधाई दूँ। पुस्तक केवल आपके पास रहे ये नहीं, इस पुस्तक को पाठ्यक्रम में बनाया सकता था। अगर किताबों में जो छंद और कविताएं लिखी हैं उसके ऊपर इनका छंद का नाम ले दिया जाता, तो जो नया साहित्य में घुस रहा है, नवांकुर है, उसे ये नहीं पता कि दोहा क्या होता है, या ताटंक क्या होता है, या कुकुब क्या होता है, या लावणी क्या होती है। अगर इस किताब में प्रत्येक छंद के ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता तो नवांकुर के लिए वो एक पाठ्य पुस्तक हो जाती, एक ग्रंथ हो जाता। मैं इस किताब की समीक्षा करूंगा। समीक्षा के दोनों पहलू होते हैं, अच्छे भी बुरे भी होते हैं। बुरे पहलुओं को अदरवाइज नहीं दीजिए। हम बहुत सी गलतियां अनजाने में करते हैं, बहुत सी लापरवाही में करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदी भाषी है 99% व्यक्ति
नॉवेल को हिंदी में उपन्यास बोलता है। और सब बोलिए और उसको टेप कर लीजिए। और हिंदी का पहला नियम है कि जो बोला जाएगा वो लिखा जाएगा और जो लिखा जाएगा वो बोला जाएगा। उपन्यास में 1.5 ना है, इसका उच्चारण है उपन्यास। 99% इसको गलत बोल रहे हैं, ये आदतन गलती हो रही है। बहुत से गुरु को गुरु लिखते हैं, हंसी को हंसी लिखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लिखिए, अच्छा लिखिए, लेकिन व्याकरण और भाषाई शुद्धता पर ध्यान रखिए। अगर आप हंसी को हंसी लिखेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा उसका? मैं लगभग 110 पुस्तकों की समीक्षा कर चुका हूँ। एक भी पुस्तक मुझे ऐसी नहीं मिली बड़े से बड़े लेखक की जिसके अंदर व्याकरणिक और भाषाएं अशुद्धता ना हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, पाठक निकाल कुछ रहा है। सभागार में उपस्थित सभी रचनाकारों को नमन करते हुए ये अवसर आज वास्तव में बड़े ही संघर्ष करने के बाद मिला है। हौसलों के हमसफर पुस्तक लोकार्पण, साहित्य उपवन रचनाकार का प्रथम वार्षिकोत्सव और आपका सम्मान समारोह। साहित्य उपवन रचनाकार मंच का उद्भव एक घटना का परिणाम है। ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी जहन में नहीं आया था कि ये कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन जो भी कुछ घटित होता है सब ईश्वरीय आदेश होते हैं। उसी का पालन करते हुए और उसी के इशारे को समझते हुए इस मंच की स्थापना हुई। मंच की स्थापना में जो साथ रहे, मेरी बड़ी दीदी आदरणीय कुसुम लता जी, आदरणीय संगीता मिश्रा जी, आदरणीय सुधा बसोर सौम्या जी, आदरणीय आर.डी. गौतम विनम्र जी, आदरणीय कुसुम आचार्य जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार मयंक जी, उपाध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह राणा हिमाद जी, आदरणीय नंदन सिंह राणा नवल जी, ये सभी वो सदस्य हैं, ये सभी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और साहित्य उपवन रचनाकार की स्थापना के लिए एक विचार बना। साहित्य उपवन रचनाकार मंच की स्थापना शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर 5 सितंबर 2022 को हुई। यह साहित्यिक उपवन एक ऐसा छोटा सा साहित्यिक समूह है जिसमें अधिकांश रचनाकार शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तथा सभी नवांकुर और अनुभवी हर प्रकार के रचनाकार सीखने और सिखाने का कार्य करते हुए अपनी साधना से साहित्य को समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन से उपवन का बीज रोपित हुआ, उसी दिन से नित्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा, क्योंकि इसको अपने भावामृत से सींचने वाले सभी माली बहुत ही निष्ठावान, लगनशील, समर्पित और परिश्रमी हैं। उपवन ने 1 वर्ष के इस अंतराल को अपने अद्भुत अनोखे आयोजनों व समारोहों से स्वर्णिम बना दिया। आज इलेक्ट्रॉनिक हिंदी साहित्य की नहीं, वास्तविक साहित्य की दुनिया में भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करा लिया है। इस उपलब्धि का पूरा श्रेय आप सभी साहित्यकारों को जाता है, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। सबके मेल मिलाप सहयोग से ही कोई संस्था, संगठन, मंच आदि उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। गठन के पश्चात उपवन ने जमीनी स्तर पर भी कार्य शुरू किया और ऑफलाइन काव्य गोष्ठियाँ भी समय समय पर आयोजित करके सबको परस्पर एकता के सूत्र में बांधकर नवांकुर तथा वरिष्ठ अनेक रचनाकारों को काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनाया। स्थापना के कुछ माह बाद ही उपवन में हौसलों के हमसफर योजना को क्रियान्वित किया गया, जो उन साधारण लोगों को समर्पित है जिन्हें समाज नहीं जानता, लेकिन उनके महनीय कार्यों के कारण भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित किया गया। इस योजना के अंतर्गत गीत, गजल, दोहे, छंद अर्थात मापनी पर ही सृजन स्वीकार किया गया। गणतंत्र दिवस पर इसका 4 दिन तक चलने वाला भव्य ऑनलाइन काव्य पाठ आयोजित किया गया। तत्पश्चात पुस्तक की रूपरेखा बनाई गई। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि हौसलों के हमसफ़र
जो शीर्षक आया वो अचानक आया। माँ शारदे उस समय जिह्वा पर विराजमान हुई और मुख से लिखना कि हौसलों के हमसफ़र ही पुस्तक का टाइटल होगा। अभी हौसलों के हमसफ़र का जोश थमा ही था कि शिवरात्रि के पावन पर्व को फेसबुक पर लाइव काव्य गोष्ठी करवाकर नया अध्याय जुड़ा। इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी शिव भक्तों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया। शिवरात्रि के बाद फागुन का रंग उड़ा और भावों के फुहार कार्यक्रम कर रंगों के त्यौहार होली को उपवन ने भावों के रंग से सराबोर कर दिया। पूरा दिन सभी रचनाकार लाइव आकर होली गीत गुनगुनाते रहे। रात्रि में भव्य सम्मान समारोह हुआ। होली का रंग फीका होता उससे पहले ही उपवन ने नवरात्रि की साहित्यिक ज्योत जला दी, जिसमें 9 दिन उन देवियों पर मापनी युक्त विभिन्न विधाओं पर सृजन कराया गया जिन्होंने भारतवर्ष के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया था। 9 दिन चले इस पावन आयोजन के बाद मातृ दिवस पर देश की कर्मठ और जुझारू महिलाओं पर सृजन से हिंदी साहित्य में हलचल करते हुए पितृ दिवस की योजना पर चल पड़े। इस आयोजन में भारतवर्ष के पितृतुल्य संत समाज को ध्यान में रखते हुए सभी विधाओं में सृजन करवाया गया। सभी साहित्य प्रेमियों को भक्ति रस की गहराइयों से अवगत कराने में उपवन ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पितृ दिवस के भावविभोर होते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने भावों को गुरु के चरणों में अर्पित करने हेतु एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया। गुरु के आशीर्वाद के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह की ओर कदम बढ़ाए गए और 6 समूहों ने रचनाकारों में बांटकर 6 दिन तक उपवन देशभक्ति में डूबा रहा। स्वतंत्रता दिवस के दिन शानदार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसी बीच उपवन के 1000 सदस्य पूरे होने पर सभी सदस्यों को स्नेह निमंत्रण भेज दिया और आशीर्वाद समारोह आमंत्रित किया गया और उनका यथासंभव सम्मान किया गया। उपवन में इन सभी आयोजनों के साथ साथ हर माह एकल काव्य गोष्ठी, झंकार, स्ट्रीम यार्ड गोष्ठी, कवि कलरव, गूगल मीट गोष्ठी का आयोजन भी किया जाता है। समय समय पर अहम अवसरों पर उपवन की जमीनी स्तर पर काव्य गोष्ठियाँ बड़े अदब के साथ संपन्न होती हैं। अर्थात उपवन न केवल आभासी पटल बल्कि वास्तविक दुनिया में भी साहित्यिक अनुष्ठान करता रहता है। उपवन साहित्य साधना का वो स्थल है जहाँ नित्य नवीन आयोजनों से रचनाकारों का उत्साह, जोश एवं सृजन शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। अभी 1 वर्ष में उपवन इतना पुष्पित पल्लवित हो गया है जिसकी सुगंध हर दिशा में फैल रही है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सबके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से उपवन निरंतर उन्नति पथ पर अग्रसर रहेगा और हिंदी साहित्य की प्रगति में अहम योगदान देकर नव कीर्तिमान स्थापित करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंच पर विराजमान सभी तजुर्बे के खजाने के मालिक हैं, वो सब जानते हैं उतार चढ़ाव, आप भी सब जानते हैं। हौसलों के हमसफ़र वास्तव में एक संघर्ष की कथा रही। संघर्ष की कथा इसलिए रही जब ये आयोजन, जब इसका जो विचार आया था वो अब से 3 से 4 साल पहले आया था दिमाग में, लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही साहित्य उपवन रचनाकार का उद्भव हुआ तो वो विचार भी कुलाचे मारने लगा और उसमें जब साथ में मिलते रहे आदरणीय उमा शंकर वाजपेयी नमन जी जैसे गजल गुरु, आदरणीय हिमाद जी जैसे छंद गुरु, आदरणीय सुरेश चंद्र जोशी जैसे दोहाकार, इन सब की साहित्य साधना ने, इन सब के पथ प्रदर्शन ने, इन सब के मार्गदर्शन ने इस सब को सफल बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। जब ये आयोजन हो रहा था, रचनाकार रचना कर रहे थे, सृजन कर रहे थे, उसी समय पर इसका 4 टीमें संशोधन कर रही थी, परिष्कृत कर रही थी। हम कुछ लिख रहे थे लेकिन जो गुरु थे, जो मार्गदर्शक थे, वो उसमें आवश्यक यथासंभव सुधार करवा रहे थे और ये कार्य लगभग 1 से 1.5 महीने चला था। तो आप सबके अथक परिश्रम ने इन जो रचनाएं हैं उनमें यथासंभव प्रयास किया परिष्कृत करवाने का। उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए क्या कहूँ, शांति हो गई, किसी दूसरे कार्य में हम उलझ गए। उसके बाद रचनाओं के संकलन की बारी थी। प्रकाशक महोदय या मंच पर विराजमान हैं डॉक्टर चेतन आनंद जी, उनके पास ये सारी रचनाएं भेजी गईं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभाई और हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे किस तरह से ये करना है। इसके साथ ही साथ छपने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। संघर्ष फिर ये शुरू हुआ कि कार्यक्रम कहाँ कराना है। 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले इस हॉल की डेट निश्चित की गई। कई बार डेट पर संघर्ष हुआ। सितंबर में कराना था, G20 ने
बाधा उत्पन्न कर दी, उसके कारण यहाँ हमें परमिशन नहीं मिली। इंतज़ार किया, एक निश्चित तिथि तय की गई, लेकिन उस तिथि पर भी कुछ साहित्यकारों के जो संयोजक थे उनको असुविधा हो रही थी, तो तिथि फिर आगे बढ़ाई गई और फिर ये तिथि निश्चित की गई। लेकिन इसके बाद जब जितना सहज हमें सुनने में लगता है उतना आसान नहीं है किसी भी हॉल को बुक कराना और इस तरह की जगह पर कोई आयोजन करना। आर.डी. गौतम विनम्र जी यहाँ हैं, वो जानते हैं उन्होंने कितना तप किया, कितना परिश्रम किया इस हॉल की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस महकमा हम जैसे रचनाकारों को कहाँ सुनता है। तो उन्होंने भी हमारी काफ़ी परीक्षा ली, लेकिन हम सब हौसलों के हम सफ़र हैं, हम भी हार कहाँ मानने वाले थे। तो 8 से 10 बार बल्कि 15 बार ये अथक भागीरथी परिश्रम हुआ। आते रहे, जाते रहे, सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, उतरते रहे, यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहे, कभी वहाँ से परमिशन लेनी है, कभी सिग्नेचर नहीं हुए हैं, कभी ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। इन सब संघर्षों को जीतते हुए हम सब यहाँ पहुँचे हैं और वो सब आपके परिश्रम का, आपके स्नेह का, आशीर्वाद का परिणाम है। मैम साहब ने दिनेश चौहान जी आप तैयार रहिएगा। आशा नेगी पवार जी आप भी उत्तराखंड से। सर सामने देखिए। वीरेंद्र कुमार बहुत तैयार रहिएगा। आदरणीय राधा गोयल जी, आदरणीय राधा गोयल, आदरणीय शकुंतला मित्तल जी, अच्छा इनका हो गया है। आदरणीय ममता झा रुद्रांशी जी, ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने इधर देखो, इधर सब लोग क्या रही है। श्यामा भारद्वाज जी से बाद आदरणीय संगीता बहुगुणा जी गौचर उत्तराखंड से सामने विभूतियों के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। गौरव के पल हम सबके लिए आदरणीय संगीता बहुगुणा जी, इसके बाद आदरणीय शर्मा जी उत्तराखंड से। यही है हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। सर सामने और आगे अंजना कटवाल जी नहीं है शायद। सर देखिए, देखिए अनु तोमर जी, इसके बाद आदरणीय शशि त्यागी, आदरणीय शशि त्यागी जी, कोई अमकी से है, कोई उत्तराखंड से। तिल पूजा की थाली में लाए हम फूल हर उत्तर प्रदेश से। नहीं, आदरणीय शशिकला नायक जी, ये भी नहीं है। कुसुमलता आचार्य जी हैं और जो हमारी दूसरी बहन है जो संचालन कर रही थी अभी, वो कुसुमलता कुसुम जी हैं। उपवन है तो कुसुम ही कुसुम है यहाँ। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली शुभकामनाएं हम सब की ओर से। कानपुर से हमारे बीच पधारी हैं आदरणीय सजी। ताली थोड़ा जोर से बजाइए। बहुत उपहारों के लिए भी हम संचालक मंडल का आभार व्यक्त करते हैं। ढेर सारी बधाई। जिनका वेट 2 किलोग्राम कम हो गया है आजकल। इसके
इसके बाद आदरणीय कुसुम आचार्य जी कलम और बंदूक दोनों से जो हम रचनाकारों का मंत्र समझ सकते हैं। आपके आशीष से हम धन्य हो जाएंगे। आपके कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आदरणीय प्रमोद महंत प्रमोद कुमार 70 साल है, जोश से भरे हुए ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश से इसके बाद ग्रंथ पुराणों की रचना उत्तराखंड में हुई है, तो इसे तो आपको राष्ट्रीय तुलिका मान इस पुस्तक